हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय डाटा 247। मैं हूँ आयुषी मैम और जैसे कि आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि यार वन शॉट्स देने हैं और उसके लिए ऑल्दो हमारी जो प्लानिंग है, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैराथन्स का भी प्लान है, बट हमने सॉलिड स्टेट यूट्यूब पे कर लिया है, वो वन शॉट के फॉर्म में आपको मिल चुका है, सोल्यूशंस हो चुका है। तो आज हम ऑफिशियली तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हैं और कुछ मिनटों में आपको चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इस सेशन का जो नोट्स है वो आपको मेरा कम्युनिटी पे इस सेशन के बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। अगले कुछ मिनटों में मेरे को चाहिए होगा आपका फोकस पूरी तरीके से, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे और चीजों को मिस आउट नहीं करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर, राइट। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या है। हम बेसिकली उन सारे रिएक्शंस की बात करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होता है तो या तो हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं या तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और जहाँ पे यूज करता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो चैप्टर भी तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ते हैं, कंडक्टेंस को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ते हैं और लास्टली थोड़ा सा बैटरीज वाला सेक्शन है जो हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। सो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो ऑब्वियसली इस चैप्टर में हम बैटरीज की बात करते हैं कि भाई बैटरी ऑब्वियसली है जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रही है, तो उस चीज को हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी या फिर दैट इज यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू कैरी अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दोनों ही चीजों की हम बात करेंगे। तो अगर मैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रही हूँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से तो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूंगी, और अगर मैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करूं तो मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूंगी। तो अगर आप सभी लोगों को बेसिक डिफरेंस दोनों सेल का पता हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ पे एक आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसके लिए मैं आपको वर्ड याद करवाती हूँ, कार्प, यानी कि मैम कैथोड पे होता है रिडक्शन और होता है पॉजिटिव। कैथोड पे होता है रिडक्शन और वो होता है मैम पॉजिटिव, किसके लिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। सभी लोगों को आई थिंक ये याद है, ठीक है। इसका उल्टा होता है, इसका होता है कारण, यानी कि मैम कैथोड पे होता है रिडक्शन और ये होता है मैम नेगेटिव, ठीक है, दैट इज नेगेटिव। तो एनोड का उल्टा हो जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी, कैथोड पे हमेशा मैम रिडक्शन ही होता है और एनोड पे हमेशा मैम ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम दो टाइप की एनर्जी पढ़ रहे हैं, एक है केमिकल एनर्जी, एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोनों का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हो रहा है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल में, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक में, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहली सेल से, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कुछ इस तरीके से दिखती है, दो कंपार्टमेंट होता है, एक सॉल्ट ब्रिज होता है जो सेल को कंप्लीट कर रहा होता है और न्यूट्रल रखता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एग्जाम्पल डेनियल सेल या वोल्टेइक सेल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने डेनियल सेल पढ़ा, तो डेनियल सेल जिंक और कॉपर से बनता है। तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक बात यहाँ पे पता होना चाहिए कि दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब एक पे कैथोड है, एक पे एनोड है। कैथोड पे रिडक्शन है, एनोड पे ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा। आइडेंटिफाई अगर करना है तो आई थिंक रिडक्शन सभी को पता है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑल्सो रिडक्शन इज लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, ऑक्सीडेशन इज मोर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना। तो अगर मैं जिंक से जिंक 2+ पे जा रही हूँ तो ये क्या है मेरा एनोड, क्योंकि ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज। कॉपर 2+ से कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या है मेरा कैथोड, क्योंकि ये हो रहा है रिड्यूस, ठीक है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो आपकी सेल है वो दो हिस्सों, दो चीजों को जोड़ के बन रही है, एक है रिडक्शन और एक है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो दो आपके पास दो हाफ सेल है, मतलब ऑब्वियसली दो डब्बा है, एक डब्बे पे कैथोड है, एक पे एनोड पे, एक पे रिडक्शन है, एक पे ऑक्सीडेशन है। दोनों को जोड़ देंगे तो फुल सेल इक्वेशन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कैथोड में कॉपर 2+ से कॉपर कन्वर्जन हो रहा है और एनोड पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिंक से जिंक प्लस, दैट इज जिंक इज गिविंग, इसमें मैंने उल्टा लिख दिया सॉरी, दैट इज कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन कॉपर दे रहा है। बेटा आप लोग ना प्लीज चार्ट सेक्शन में ना आंसर डालते जाना, खुद का रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि आपको ये मतलब नहीं है इस वक्त कि और लोग क्या कर रहे हैं, आपको खुद के रिवीजन से मतलब होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 40 मिनट्स 45 मिनट्स मुझे दे रहे हो तो बस आपको लगातार अपने आंसर्स को डाल के चैप्टर को कंफर्म करके जाना है। तो ये वीडियो आप 2-3 बार भी देख सकते हो, आपको हमेशा चैप्टर रिवाइज हो रहा होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास जो हर सेल है वो ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक कैथोड है एक एनोड है, जिससे कॉपर यहाँ पे कैथोड है और जिंक यहाँ पे एनोड है। आई थिंक ये सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है।
इस चैप्टर से ना बेसिकली आना है तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल आएगा, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आएगा, ई नॉट सेल वगैरह का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला रिडक्शन पे कॉपर है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन पे आपका दैट इज योर एनोड, ठीक है। अब फुल सेल इक्वेशन दोनों को जोड़ के आ जाता है, तो अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 वुड गिव यू जिंक प्लस 2 और कॉपर, ठीक है। तो आप फुल सेल इक्वेशन भी लिख लेंगे, ठीक है, यस और नो। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कैथोड पॉजिटिव है, ये लिखा हुआ है, और एनोड नेगेटिव है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आईयूपीएसी कन्वेंशन, मतलब आप सेल को कैसे लिखते हैं, और इसके लिए मैंने आपको करवाया क्या, ABC। तो मैंने बताया आप हमेशा एनोड को पहले लिखेंगे बच्चों, राइट, फिर ब्रिज लगाएंगे और फिर कैथोड, सभी लोगों को ये बात पता है, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो इक्वेशन था आपके पास जिंक कॉपर 2 प्लस, जिंक 2 प्लस और कॉपर, तो मुझे बताइए पहले कौन आएगा, एनोड। तो एनोड क्या है मैम, एनोड है जिंक, तो मतलब जिंक से जिंक 2 प्लस एनोड लगाएंगे, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर 2 प्लस से कॉपर। तो आपको क्या, ये मुझे बताओ सभी लोग कि आपको समझ में आ रहा है, पहले बाद में कैथोड पहले एनोड। तो जब भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है हमेशा पहले एनोड बाद में कैथोड, ठीक है। तो यहाँ से आप इक्वेशन भी लिख लेंगे, इक्वेशन से आप सेल भी बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ से इक्वेशन लिखना है तो आपको पता है जिंक इज गिविंग जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग कॉपर, ठीक है। और यहाँ पे दोनों को जब आपने ऐड कर दिया तो आपको फुल सेल इक्वेशन मिल जाएगा, जैसे भी हमने पहले देखा था, ठीक है। तो आई थिंक सभी लोग इस चीज को कर लेंगे। अच्छा, एक छोटा सा चीज, प्रतिज्ञा 2.0 बेटा 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो अगर कोई बच्चा मुझसे और डिटेल में पढ़ना चाहता है ना, तो वो इसका हिस्सा बन सकता है। और एक और छोटा सा सरप्राइज है, आई थिंक कुछ आने वाले दिनों में तुमको पता चल जाएगा, शायद हो तुम्हारे लिए, जो बच्चे स्टिल किसी रीजन से इनरोल नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल हो सकता है। एक बार आप पूछ लेना, उन्होंने दिया है बाहर से, उन्होंने असाइन करा है। तो आई थिंक दैट इज इट, इसको आप देख लीजिएगा बच्चों, और इनरोल करते हो तो ये मेरा कोड है, इसको यूज कर लेना। आई थिंक लास्ट डे आपकी बुक्स का जो आपको मिलने वाली थी बैच के साथ, ठीक है। सो आई थिंक आईयूपीएसी कन्वेंशन काफी हद तक क्लियर है, पहले एनोड लिखा जाएगा, फिर ब्रिज लगेगा और फिर कैथोड लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहो तो मतलब आप किसी के लिए भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इक्वेशन है Ag प्लस जिंक इज गिविंग यू जिंक 2 प्लस Ag, तो अगर आप यहाँ पे इसका इक्वेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। बताइए एनोड क्या है यहाँ पे, Ag प्लस से Ag इज रिडक्शन, तो ये कैथोड हो जाएगा। जिंक से जिंक 2 प्लस इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन इज जिंक से जिंक 2 प्लस लिखेंगे पहले, फिर ब्रिज लगा देंगे, फिर Ag प्लस से Ag लिख देंगे, राइट। तो पहले आ गया एनोड, फिर बाद में आ गया कैथोड, ठीक है, लिख लेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना कि जो सेल है उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर रखने पड़ेंगे, मतलब लेफ्ट और राइट में जब भी आप इक्वेशन, फॉर एग्जांपल आप इसका इक्वेशन लिख रहे हैं तो जिंक इज गिविंग जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे, ठीक है। और अगर मैं कैथोड की बात करूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Ag, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू 2Ag। यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और फुल सेल इक्वेशन आपको मिल जाएगा जो ऊपर वाला, ठीक है। तो आई थिंक सभी लोग ये कर लेंगे, राइट। सो आईयूपीएसी कन्वेंशन, तो आपको जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हो, पहला सेल रिएक्शन लिखना है, दूसरा सेल को आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अब तीसरी चीज जो आपको आनी चाहिए वो है थर्ड चीज, दैट इज योर ई नॉट सेल का कैलकुलेशन। तो अब हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे, ई नॉट सेल का कैलकुलेशन, ई सेल का कैलकुलेशन, ठीक है, के इक्विलिब्रियम का कैलकुलेशन और डेल्टा जी नॉट का कैलकुलेशन। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आपको आने चाहिए। सबसे पहले ई नॉट सेल वाला देख लेते हैं। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, राइट माइनस लेफ्ट कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। आपको मेटल दिया जाएगा, मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाएगा, तो जो भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, पहली बात तो यहाँ पे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, समझ जाएंगे आप लोग। फॉर एग्जाम्पल ई नॉट ऑफ मेटल 2 प्लस से मेटल दिया हुआ है x, फॉर एग्जाम्पल ई नॉट ऑफ एक दूसरा मेटल है, फॉर एग्जाम्पल n 2 प्लस से n दे रखा है y, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल ये मोर है, तो जो मोर होगा वो कैथोड पे जाएगा, जो लेस होगा वो हमेशा एनोड पे जाएगा, क्योंकि जिसका ज्यादा है उसका हमेशा रिडक्शन होगा, ठीक है। तो दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ से आप लोगों को क्या निकल के आ जाएगा, you'll get your E नॉट ऑफ सेल। तो हमेशा एक बात को याद रखना कि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेके माइनस करना है, ज्यादा वाले मेटल को कैथोड पे लगाना है, कम वाले को एनोड पे लगाना है, ज्यादा में से कम को माइनस करना है, और हमेशा E नॉट सेल बेटा क्या रहता है, पॉजिटिव,
ठीक है, एक सेल के लिए। इस पे हम काफी सारे क्वेश्चंस कर भी चुके हैं और आगे भी करेंगे, तो आपको और भी हद तक ये क्लियर होता रहेगा। ठीक है, देन ई नॉट सेल अगर आ गया तो फिर अगला सवाल आता है आपका ई सेल कैलकुलेशन का। तो ई सेल को मैम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उससे आता है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सभी लोगों ने बचपन से भी पढ़ रखा है कि भाई नर्स्ट इक्वेशन, आई थिंक सभी लोगों को क्लियर भी होगा। एक ही फॉर्मूला है छोटा सा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास अगर जो इक्वेशन थी जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दी है, दैट इज ये रही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन आई थिंक सभी को याद है कि ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, और ये एट 298 केल्विन हम लेते हैं। ठीक है, ई नॉट सेल सभी लोग को निकालना आता ही है, तो ई सेल आपका यहाँ से निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, अब n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। अब देखो n कितना है, Mg से Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, Ag प्लस से Ag 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, बट 2 से मल्टीप्लाई करा तो ओवरऑल 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास आयनिक फॉर्म में Mg2 प्लस और रिएक्टेंट साइड पे है Ag प्लस, और जो इसके आगे है वो इसकी पावर में जाएगा। ठीक है, ई नॉट का वैल्यू 3.17 दिया है माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ Mg की जगह 0.0001 हो जाएगा और इसकी जगह हो जाएगा 0.0001 की पावर 2। तो ऑब्वियसली एक कट जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा, ऊपर जाके 10 की केवल -4 बचेगा, -4 से 2 कट जाएगा और आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। 1 सेकेंड का ब्रेक लेकर जल्दी से सॉल्व करो एंड आई थिंक काफी हद तक आपको क्लियर भी होगा, क्योंकि ये आपका कट जाएगा। ठीक है, ये आपका कट जाएगा, यू विल जस्ट गेट log 1 अपॉन 0.001 दैट इज log 10 की पावर -4 दैट इज -4। -4 से 2 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आंसर होगा 3.17 प्लस 0.0591 इंटू 2। तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो आंसर आ रहा होगा वो होगा 3.015051 के आसपास। एक बार आप चेक कर लेना यही आपका आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है भाई, क्लियर है, राइट। ऊपर जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि नीचे 10 की पावर -4 है, ऊपर जाके 10 की पावर 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो जो होगा आंसर 3.17 माइनस 0.0591 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलिए, तो ई नॉट सेल भी हमने निकाल लिया है, ई सेल भी हमने निकाल लिया है। तो अगला फॉर्मूला, लास्ट में बस एक फॉर्मूला चार्ट कर लेना क्योंकि वही रिवाइज करना है आपको। देन कम्स योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो भाई जो नर्स्ट इक्वेशन में आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला टर्म लेते हो, आप इसी को के इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। ठीक है, राइट, इसी को क्या बोल सकते हो, के इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको के इक्विलिब्रियम बोल सकती हूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर मेरा रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम पे है तो ई सेल 0 के बराबर हो जाएगा और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई सेल तो हट गया है तो ई नॉट सेल उधर चला जाएगा। मतलब देखो, अगर आपके पास ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम है, ये 0 हो गया है तो ई नॉट उधर चला जाएगा, तो ई नॉट इक्वल्स टू 2.303 RT बाय NF कर लो या 0.0591 बाय N कर लो। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई नॉट इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन N लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से लॉग के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, दैट इज N ई नॉट अपॉन में 0.0591, और यहाँ से तुमको पता है इफ लॉग A इक्वल्स टू B तो A होता है 10 की पावर B, तो यहाँ से K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, दैट इज 10 की पावर N E नॉट बाय 0.0591। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। N आपको पता है, E नॉट आपको दे देगा, 0.0591 से डिवाइड कर देना। अगर डायरेक्टली K इक्विलिब्रियम पूछे तो उसको 10 की पावर में लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। आइए, इसके बाद लास्ट फॉर्मूला आ जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी इज बेसिकली टेलिंग यू कि एक रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है, यस और नो, और साथ में उन्होंने दिया है जो बाहर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो डेल्टा जी नॉट यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, बेसिकली इट इज टेलिंग यू द मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है, मैक्सिमम वर्क एक सेल जो करता है वो डेल्टा जी नॉट यहाँ पे आपको बताता है, और डेल्टा जी नॉट होता है माइनस NF ई नॉट के बराबर। ठीक है, तो आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज माइनस NF। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो फॉर्मूला क्या हो गया, -2F ई सेल। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब 2 × 2 4 हो गए हैं, तो यहाँ पे हो गया -4F ई नॉट। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको पहली बात पता होनी चाहिए कि मैम ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है।
दूसरा बात, इसमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तीसरी बात, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थर्ड चीज है आपके पास कि आपको ई नॉट सेल का फॉर्मूला याद होगा, दैट इज ई सेल, दैट इज ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ ए नॉट, जहाँ पे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है दैट इज के ई सेल इज इक्वल्स टू, अगर मैं बोलूँ ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। फोर्थ पॉइंट, एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख लेना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ से याद रख लेना ई सेल हो जाता है माइनस 0.0591 इंटू पी एच। एक छोटा सा फॉर्मूला ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा के इक्विलिब्रियम क्या होता है, दैट इज 10 की पावर n ई नॉट बाय 0.0591। और सिक्स फॉर्मूला है गिव्स फ्री एनर्जी का, दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है। तो आपको बस इतने फॉर्मूले आने चाहिए, इससे आपके ऑल क्वेश्चंस हम लोग कर पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं एंड विल प्रैक्टिस मोर। तो आप इसको 2-3 बार लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला ही आना चाहिए लास्ट में। अगर आप इसको 2-3 बार लिख लेंगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा, बाकी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बस आपको इतनी ही बातों का ध्यान रखना था, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इज योर कंडक्टेंस, ठीक है। अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो भाई सभी लोगों को पता है कि कंडक्टेंस कौन शो करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। तो अगर मैं बात करूं कि कंडक्टेंस में जब आप पढ़ते हैं तो 4 बेसिक टर्म्स आपको आनी चाहिए, जो आप पहले से भी पढ़ के आते हैं। इनका फॉर्मूला और इनका एसआई यूनिट आना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेजिस्टेंसेस आर, specific resistance is rho, conductance is inverse of resistance G and specific conductance is inverse of specific resistance, जिसको आप कापा से शो करते हैं, it is also called conductivity, ठीक है। एक एक करके जल्दी से सबके फॉर्मूले देख लो। बचपन से आप रेजिस्टेंस पढ़ते आ रहे हो। रेजिस्टेंस इज बेसिकली कि एक मीडियम करंट को कितना अपोज करेगा, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो R बराबर हो जाता है रो L बाय A, वेयर रो इज योर रेजिस्टिविटी, L इज योर लेंथ एंड A इज योर एरिया, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है और रेजिस्टिविटी का क्या हो जाता है, ओम मीटर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, तो हम रेजिस्टिविटी पे आते हैं। अब रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, दोनों में कंफ्यूज मत होना। रो से इसको शो करते हैं, तो R बराबर अगर रो L बाय A है तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R A बाय L, और इसका ऐसा यूनिट मैंने अभी आपको बताया ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, इसको 1/R कर सकते हो, तो 1/R इज बेसिकली अगर मैं बोलूं तो 1/रो A बाय L, और 1/रो को आप K बोलते हो, राइट, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KA बाय L, KA बाय L, दैट इज कंडक्टेंस। एंड कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसका यूनिट ओम इनवर्स या फिर सीमेन, आई थिंक सभी को याद होगा ओम इनवर्स या फिर सीमेन। अब कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो या तो आप बोलो या फिर यहाँ से ही निकाल लो डायरेक्ट, या तो आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला उल्टा कर दो, या फिर जो आपने फॉर्मूला निकाला G इक्वल्स टू क्या निकाला आपने, के ए बाय एल, तो यहाँ से K हो जाएगा GL बाय A के बराबर, ठीक है, दैट इज GL बाय A के बराबर। और G यहाँ पे आपका कंडक्टेंस है, L आपका लेंथ है और A आपका एरिया है, तो G का ऐसा यूनिट सीमेन, तो सीमेन मीटर इनवर्स कर सकते हो, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स कर सकते हो, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी कर सकते हो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी कर सकते हो। तो ये सारी ऐसा यूनिट इसकी सही है, ठीक है। एक छोटी सी बात और, जो आपका L बाय A होता है इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम G स्टार से शो करते हैं। बेसिकली इट्स अ फ्रैक्शन, जिसका कोई क्या कहते हैं यूनिट अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, दैट इज मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर इनवर्स। तो दिस इज टेलिंग यू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल, और ये कांस्टेंट होता है। तो आप K के फॉर्मूले को यहाँ से क्या कर सकते हो, दैट इज G इंटू G स्टार भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो ना, क्योंकि G L बाय A है और L बाय A की जगह आप G स्टार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। R बराबर है रो L बाय A, रो बराबर है R A बाय L, ठीक, G बराबर है K A बाय L, और K बराबर है G L बाय A, ठीक है। ऐसा यूनिट ओम, ओम मीटर, ठीक है, सीमेन, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो आप सीमेन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो सभी के आपको ऐसा यूनिट और फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। अब कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए मेन जो चर्चा का विषय है वो कंडक्टिविटी ही है।
तो अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो पहली बात, कंडक्टिविटी कौन शो करेगा? भाई जो मटेरियल्स हैं वो या तो कंडक्टर हैं, या तो इंसुलेटर हैं, या तो सेमी कंडक्टर है, या फिर सुपर कंडक्टर है। तो अब मेनली हम उसे कंडक्टर को पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो कंडक्टर है, जो नहीं करते वो इंसुलेटर है, जो कि बीच का करते हैं वो सेमी कंडक्टर है, और जो बहुत ज्यादा कंडक्ट कर लेते हैं वो है सुपर कंडक्टर्स। सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट कंडक्टर्स। तो कंडक्टर आपके केस में कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, राइट? या तो मेटल हो सकता है, या तो कोई एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस में उठाऊं तो 2 कंडक्टेंस बनेगी मेरे पास, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक को ही इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? अगर आपको याद होगा, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रॉन से बना इलेक्ट्रोलाइटिक। अब बताओ इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोलाइट्स आर केटायन और एनायन से बनता है, तो इसमें आयंस रिस्पॉन्सिबल है, तो आप इसको आयोनिक कंडक्टेंस बोल सकते हो, ठीक है। सो इन दोनों, इनका ना वो पूछ लेते हैं कि किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो मेटेलिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, मेटेलिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक दोनों सेम ही है, ठीक है। उसके बाद मेटेलिक कंडक्टेंस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, इसीलिए होती है। किस पे डिपेंड करती है? मेटल के स्ट्रक्चर पे, ऑब्वियसली मेटल के नेचर पे, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। जितने ज्यादा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी? कंडक्टेंस होगी यहाँ पे, राइट। अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अलग है, ठीक है। तो मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पहली बात तो आयंस की वजह से होता है, इसीलिए इसका नाम आयोनिक कंडक्टेंस भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं किस चीज पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली जो आयंस आप इसमें डाल रहे हो उनका क्या साइज है। जितना ज्यादा आयन छोटा होगा उतना अच्छा मूव करेगा, ठीक है। सॉल्वेशन, वो कितना अच्छा डिसॉल्व हो रहा है उतना अच्छा वो अगेन मूव करेगा, उतना अच्छा कंडक्टिविटी होगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और लास्टली टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको मेन डिफरेंस बोलूं, ठीक है, अगर आपको एक मेन डिफरेंस याद करना हो तो आप बोलेंगे कि भाई मैम मेटेलिक और अगर मैम इलेक्ट्रोलाइटिक में करना है, तो एक मेन डिफरेंस याद रखना जो पेपर में ज्यादा पूछा जा सकता है। पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, और ये आयंस की वजह से होता है। ये टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है और ये टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन सा होगा? मेटेलिक, ठीक है। तो ये हो गया। देन कम्स योर द लास्ट वन, दैट इज, तो आपने मोलर कंडक्टिविटी पे हमारे स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमने सीख लिया है। अब हम मोलर कंडक्टिविटी पे आ रहे हैं, और बेसिक इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो द डेफिनेशन सेज कि तुम अगर एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करवा के जो कंडक्टेंस पैदा कर रहे हो उसी को मोलर कंडक्टिविटी बोला जाएगा। एक मोल को, अगर एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करवा के जो तुम कंडक्टेंस पैदा कर रहे हो उसी को मोलर कंडक्टिविटी बोल दिया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमें क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला लैम्डा एम से शो करते हैं, दैट इज K into 1000 by m, where m is your मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन, ठीक है। सो अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द एसआई यूनिट, तो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो ऑल्दो यहाँ पे पूरा डेरिवेशन है, बट आप डायरेक्टली याद रख लेना, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट जो आपके पेपर में आएगा वो डायरेक्टली केवल इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। मतलब समझ में आ गया? एक मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जब आप पानी में डिसॉल्व करवा रहे हो उसके थ्रू जो कंडक्टेंस पैदा हो रही है उसको आप मोलर कंडक्टिविटी बोल देते हो, ठीक है। तो दिमाग में एक बार क्लियर कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ के छोड़ दिया, उसकी अलग कहानी है। फिर आपने कंडक्टेंस पढ़ना शुरू किया। पहले आपने बेसिक 4 फॉर्मूले सीखे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। फिर आपने सीखा यार कंडक्टर्स कौन हो सकते हैं, तो आपने सीखा भाई मेटल हो सकता है या इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। फिर आपने देखा मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या डिफरेंस है। फिर आपने एक और तरीके से बोला कि यार कंडक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है, तो एक तो कंडक्टिविटी नॉर्मली है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको बोल देते हैं। दूसरी जो आपके सिलेबस में है वो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी, अगर आप एक मोल ऑफ आयन को इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व कर रहे हो उससे जो कंडक्टेंस पैदा हुई, दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला आपने सीखा K into 1000 by m, वेयर द SI यूनिट इज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो इसका इन पर क्या असर पड़ेगा, तो मैं पहले तो आपको समरी बता देती हूँ, ठीक है। G है, K है और लैम्डा एम है। आई थिंक आपको पता भी होगा, चार्ट सेक्शन प्लीज आंसर भी डालते जाना, ठीक है। अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो भाई वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो आयंस को मूवमेंट के लिए जगह ज्यादा मिल रही है, और ज्यादा जगह मिल रही है तो उनकी मूवमेंट बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली उनकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो क्या लगता है तुमको, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं डाइल्यूशन करूंगी तो जी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। द रीजन इज बिकॉज ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगा। डाइल्यूशन करने पे मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ने लगेगा क्योंकि वॉल्यूम आपका
बढ़ जाएगा। ठीक है, कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल पहले 1 लीटर में एक आयन था, अब 2 लीटर में भी एक आयन है, तो पहले 1 लीटर में एक आयन था बट अब 1 लीटर में आधा आयन है, तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम घट गया। तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्योंकि घटता है इसलिए कंडक्टिविटी घटती है डाइल्यूशन के साथ, याद रखिएगा। ठीक है, लैम्डा एम की अगर मैं बात करूं तो इसके 2 केसेस बनेंगे, एक स्ट्रॉन्ग का बनेगा और एक वीक का बनेगा। ठीक है, तो भाई स्ट्रॉन्ग की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग के लिए लैम्डा एम बढ़ेगा डाइल्यूशन के साथ, अगेन क्योंकि मोबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वीक की बात करूं तो भाई वीक में देखो, इसमें तो नंबर ऑफ आयंस मैक्सिमम ही है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सारे के सारे आयंस टूट गए हैं। वीक में भी नंबर ऑफ आयंस मैक्सिमम नहीं है, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अभी वो 100% नहीं है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो आप इसको कम कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने लगेंगे क्योंकि अल्फा बढ़ रहा है, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, मोबिलिटी तो बढ़ ही रही थी, तो दोनों फैक्टर्स लग जाते हैं और इसीलिए लैम्डा एम आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा डाइल्यूशन के साथ फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आपको सारे वेरिएशंस क्लियर होने चाहिए, कोई भी आ सकता है स्टेटमेंट असर्शन के अंदर। ठीक है, तो लिखा भी क्या है, कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करेगी। ठीक है, कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करेगी कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाते हैं, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करेगा क्योंकि ऑब्वियसली आपका मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आपका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है लेकिन वो बढ़ते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा जब आपका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो जो उस वक्त की मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट। अगर लैम्डा एम को आप बढ़ाते चले जाओ डाइल्यूशन कर करके, तो जो मैक्सिमम वैल्यू उसका होगा उसको आप लैम्डा नॉट एम बोलेंगे। ठीक है, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। राइट, अब इसको कैसे निकालेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दैट इज अ सवाल। तो स्ट्रॉन्ग के लिए ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के लिए क्या करेंगे, आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर आप बनाएं तो कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, लैम्डा एम बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, 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 लेकिन आप इसे आगे तक लेके जाएंगे तो इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हो गया क्योंकि अब कंसंट्रेशन जीरो हो गया, इससे ज्यादा तो कंसंट्रेशन कम होगा नहीं, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपको लैम्डा नॉट एम का वैल्यू दे देगा। भाई मैक्सिमम पता चल गया ना आपको, यही मैक्सिमम है। तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये क्या है, ग्राफ y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स का, वाई एक्सिस पे आपने लैम्डा एम बनाया है, एक्स एक्सिस पे आपने कंसंट्रेशन बनाया है, इंटरसेप्ट आपका लैम्डा नॉट एम है, ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ है तो कोई एक कांस्टेंट मैंने मान लिया a। तो इक्वेशन अगर ये है तो इसका इंटरसेप्ट, राइट, द इंटरसेप्ट इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसको हम दैट इज रेबे हकल ओंगसेंगर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो ये इक्वेशन में आपको ये जो इंटरसेप्ट है दैट इज इंटरसेप्ट का वैल्यू लैम्डा नॉट एम का वैल्यू आपको दे देता है। तो अगर आपने ग्राफ बनाया मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का तो वहां से आपको लैम्डा नॉट एम मिल जाएगा। ठीक है, जहां पे ए आपका कोई एक कांस्टेंट है पर्टिकुलर जो कि ऑब्वियसली डिपेंड करता है सॉल्वेंट और टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देखूंगी तो देखो ये बढ़ रहा है, 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 बट एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि जब आपके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी रैपिडली इंक्रीज होगा, तो आपको यहाँ से कर्व मिलेगा। और अगर आपको ये कर्व मिला तो अब आप लोग यहाँ से क्या नहीं बता सकते हो, जो आप चीज यहाँ से नहीं बता सकते हो वो है लैम्डा नॉट एम। ठीक है, तो बताइए कैसे बता सकते हैं लैम्डा नॉट एम, कैसे बता सकते हैं लैम्डा नॉट एम। तो मैम अगर आपको लैम्डा नॉट एम बताना है तो अब आपको यूज करनी पड़ेगी एक लॉ। ठीक है, बिकॉज अल्फा बढ़ गया इस वजह से लैम्डा एम बहुत इंक्रीज हो गया, इस वजह से आपको कर्व मिला वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो जो चीज आपको अब बताएगी वैल्यू वो है कॉलरैश लॉ। सो कॉलरैश लॉ विल टेल यू द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम। ठीक है, तो कॉलरैश लॉ क्या कहता है, कॉलरैश लॉ कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर है। फॉर एग्जांपल NaCl के लिए Na+ और Cl- को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव्स दिस केटायन दिस एनायन, तो इनको जोड़ देंगे तो आप लोगों को पूरे इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। ठीक है भाई, इसी ने बोला था। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉलरैश लॉ क्या है, अब ऑल्दो कॉलरैश लॉ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों की बता देगा, लेकिन इसका मेन एप्लीकेशन तो वीक के लिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो मैं ग्राफ से निकाल चुकी हूँ। तो मेन एप्लीकेशन कॉलरैश लॉ का है टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, राइट है, सभी लोगों को क्लियर है, राइट। चलिए इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ। अच्छा, कुछ ये मेन इंपॉर्टेंट
फॉर्मूले हैं जो आप देख लीजिएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये फॉर्मूला एक छोटा सा देख लेना। तो कंडक्ट देखो, केमिकल सेल का समरी आपको दे दिया मैंने। कंडक्टेंस का समरी बस सिंपल सा इतना है, पहले तो 4 फॉर्मूले रखने हैं, ठीक है। उसके बाद मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद लैम्डा नॉट एम का फॉर्मूला, लैम्डा एम का फॉर्मूला। उसके बाद डाइल्यूशन में क्या वेरिएशन हो रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी घट रहा है, लैम्डा एम बढ़ रहा है। फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के 2 ग्राफ और फिर कॉलरैश लॉ। तो इतना है आपका कंडक्टेंस का हिस्सा जो आपको रिवाइज करना है। उसके बाद लास्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फैराडे के लॉ। तो सभी लोगों को ये बात भी पता है भाई बच्चों कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज द सेल जिसमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और जिसमें आपका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तुमको पता है कैथोड है और एनोड है, ठीक है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, तुम्हें पता ही है, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ये भी तुमको पता है। कैथोड इसके लिए नेगेटिव होता है, कारण लिखवाती हूँ मैं, और इसका पॉजिटिव होता है। तो अगर तुम्हारे पास कैटायन और एनायन है, क्योंकि तुम इलेक्ट्रोलाइसिस अगर कर रहे हो, तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कैटायन किसकी तरफ जाएगा, कैटायन याद रखना, सी फॉर कैथोड, तो कैथोड पे कैटायन जाता है क्योंकि इसका रिडक्शन करना है, और एनोड पे आपका एनायन जाता है, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मेटल के प्योरिफिकेशन में इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल मेटल के प्योरिफिकेशन में होता है, तो मेटल डिपॉजिट होता है। तो कितना मेटल डिपॉजिट हो रहा है या कब तक एक रिएक्शन हो रहा है, वो कितना अमाउंट, दैट इज क्वांटिटेटिव, कि एक आपने रिएक्शन किया तो कितना अमाउंट में आपको मेटल डिपॉजिट हुआ, वो आपको फैराडे लॉ बताता है। तो हमारे पास 2 लॉ हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में फैराडे का क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक तुम उसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे, राइट। तो उसने सिंपल बात बोली, यार इसमें कोई शक भी नहीं है कि भाई जब तक एनर्जी दोगे तब तक काम होगा। तो फॉर एग्जांपल उसने बोला कि तुम्हारा जो वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुमने उसको कितना चार्ज दिया। चार्ज का फॉर्मूला करंट इनटू टाइम, और यहाँ से एक कांस्टेंट आता है ZIT, वेयर Z इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। Z का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो इनटू 96500, और ये तो करंट इनटू टाइम रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला दे देता है, दैट इज वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास इनटू करंट इनटू टाइम अपॉन मेटल पे जो चार्ज है वो इनटू 96500, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी पता है कि मॉलिक्यूलर मास पता है, करंट की यूनिट एम्पियर, टाइम की यूनिट सेकंड, एन फैक्टर। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो कॉपर 2+ ले लो, तो कॉपर का मॉलिक्यूलर मास 63.5 ले लोगे, Cu2+ है तो एन फैक्टर +2 हो जाएगा, करंट और टाइम वो आपको दे देगा। तो यहाँ से वेट निकाल लोगे कि इतना ग्राम मैम मेरा कैथोड पे आके डिपॉजिट हुआ, ठीक है भाई, क्लियर है, कैथोड पे आके डिपॉजिट हुआ। तो दिस इज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से ही बन जाएगा आपका सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ ने बोला कि अगर आपने 3 सेल या 2 सेल को सीरीज में लगाया और उनको सेम टाइम तक सेम करंट दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैम अगर W1 इक्वल्स टू Z1 IT है, करंट और टाइम सेम है, और W2 इक्वल्स टू Z2 IT है, तो मैम W1 बाय Z1 इक्वल्स टू W2 बाय Z2 हो जाएगा। तो यहाँ से मैम बोल सकते हैं कि W1 बाय W2 इज इक्वल्स टू Z1 बाय Z2 हो जाएगा। या फिर मैम ये भी कंक्लूजन दे सकते हो कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z अगर करंट और टाइम कांस्टेंट है, ठीक है भाई, सिंपल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सो देयरफॉर अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसको आप सॉल्व कर लेना। कॉपर सल्फेट को 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलाइज किया, तो पूछा है कि भाई क्या होगा। तो कॉपर सल्फेट का इन फैक्टर तो तुमको पता है क्या हो गया, +2 है, और मॉलिक्यूलर मास 63.5 है। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, दैट इज 63.5 इंटू 10 मिनट, मिनट को कन्वर्ट करेंगे, दैट इज करंट कितना दिया है हम लोगों ने, दैट इज 1.5 एम्पियर, ठीक है। पहले तो उसको करंट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1.5 एम्पियर अपॉन में 2 और 96500। तो आई थिंक यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आपको 0.29 ग्राम आ जाएगा। ऑल्दो हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, बट आपको बेसिक फॉर्मुलेज एटलीस्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, बस उतना क्लियर करके रखो, बाकी मैं करवा दूंगी, ठीक है। चलिए, ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि मैंने आपको बताया भी कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको कैथोड पे कुछ मिलेगा, एनोड पे कुछ मिलेगा, और आपको बस ये पता होना चाहिए कि कैथोड और एनोड पे आपको क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला कैथोड पे आपको याद रखना है कि आपको केटायन मिलेगा, एनोड पे आपको क्या मिलेगा, एनायन। अगर आपके पास एक से ज्यादा केटायन है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये तो मैंने पहले भी बताया, वो हमेशा कहाँ पे मिलेगा, आपके एनोड पे, ठीक है। अब नॉर्मल तो कर लोगे, लेकिन फॉर एग्जांपल अब तुमको मैं एक समरी दे रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल
ये तो हमें बात क्लियर है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन है, कैथोड पे रिडक्शन है, ठीक है। जब भी आप एक्वस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एक्वस का मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो आपका जो भी कैटायन है वो H पॉजिटिव से लड़ाई करेगा, जो भी एनायन है वो OH नेगेटिव से लड़ाई करेगा। H पॉजिटिव का E नॉट सभी लोग को पता है 0 होता है, तो H पॉजिटिव से कौन जीतेगा, मैंने आपको कुछ मेटल्स लिखवाए हैं कौन जीतता है। कॉपर 2+ जीत सकता है, Ag+ जीत सकता है, Au+ जीत सकता है, Pt जीत सकता है, या फिर मरकरी, ठीक है। तो ये मेटल्स हैं जो आपके H+ से जीतेंगे, बाकी सारे मेटल्स हार जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्वस सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का है तो आपको कॉपर मिलेगा, अदरवाइज आपको हमेशा हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अगर मैं एनायंस की बात करूं तो OH नेगेटिव सबसे जीत जाता है, फॉर एग्जांपल SO4 2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, या फिर PO4 3 नेगेटिव, ठीक है, सबसे जीत जाएगा। लेकिन किससे हारेगा, केवल Cl नेगेटिव, ठीक है। तो याद रखना एनायन में Cl नेगेटिव से हारेगा और केटायंस में केवल महंगे जो आपके मेटल के आयंस है उनसे हारेगा, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं, देखिए। तो अगर मैं बोलूं देखो OH नेगेटिव के आगे आपके ये हेलोजन्स है, ठीक है, तो OH नेगेटिव केवल इनसे हार रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखना। और अगर मैं H पॉजिटिव की बात करूं तो जिनका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है H पॉजिटिव उनसे हारेगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो हम एक एक करके ना टेबल देख लेते हैं। बस एक बार आप मुझे बता दो, फॉर एग्जाम्पल मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस है तो यहाँ पे आपका अभी केवल Na+ है और Cl- है, ठीक है। तो कैथोड पे कैटायन जाएगा तो कैथोड पे Na+ जाएगा, Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, आपको सोडियम मिल गया, क्योंकि और कोई कॉम्पिटिशन में ही नहीं है। एनोड पे आपको कौन जाएगा, Cl नेगेटिव ने यहाँ पे कन्वर्जन दिया और आपको यहाँ पे Cl2 मिला और एक इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि यहाँ कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था तो आपने इजीली कर लिया। लेकिन अगर एक्वस NaCl है तो अब आपको पानी मिल गया, दैट इज H+ है, OH- है, Na+ है और Cl- है। तो अगर आपको प्रोडक्ट बताना है, कैथोड पे देखिए H+ और Na+ में सभी लोग बताइए क्या होगा। आप सभी लोगों को बताइए कि H+ जिनसे हारता है वो सोडियम तो नहीं है, तो यहाँ पे H+ ही जाएगा क्योंकि इसका नेगेटिव होता है, इसका 0। तो H+ ने इलेक्ट्रॉन लिया, आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और अगर मैं Cl और OH की बात करूं तो मैंने बोला था OH केवल Cl से हारता है, तो यस एनोड पे आपको कौन मिलेगा, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव यहाँ पे आपको मिलेगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पे इस रिएक्शन में आपको मिल रहा होगा, इस इलेक्ट्रोलाइसिस में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बचा हुआ NaOH सोल्यूशन में पड़ा हुआ होगा। द रीजन इज ओवर पोटेंशियल, ठीक है। Cl नेगेटिव क्यों जीत जाता है, इसका रीजन वैसे ओवर पोटेंशियल होता है, ज्यादा पोटेंशियल कंज्यूम कर लेता है जल्दबाजी में OH, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स आपको दिए हैं, जैसे कि NaCl तो नॉर्मल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूज्ड NaOH भी देखो, यहाँ पे Na+ है तो यहाँ पे आपको सोडियम मिल गया, ठीक है। Cl- है तो यहाँ पे आपको क्लोरीन मिल गया, ठीक है। ऐसी NaOH में Na+ है, OH- है, तो Na+ सोडियम दे दिया कैथोड पे, OH- ने ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। अब एक्वस में देखो, जब एक्वस आएगा तो H+ है, OH- है, K+ है और Cl- है। तो K+ और H+ में से कौन जीतता है, H+, क्योंकि K+ तो नहीं जीतता तो हाइड्रोजन गैस मिली। OH और Cl में से कौन जीतता है, Cl, तो Cl मिली, ठीक है। K2SO4, K पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब H और K में H जीतता है, SO4 और OH में OH जीतता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। CuCl2 में आओ, Cu+2 Cl- OH नेगेटिव, H पॉजिटिव। कॉपर और H में कॉपर जीतता है क्योंकि कॉपर का पॉजिटिव होता है, और OH और Cl में Cl जीतता है, तो यहाँ पे Cl। तो आपको ऐसे सारे प्रोडक्ट्स बनाने आने चाहिए, ठीक है। आई थिंक ट्रिक से बना लोगे ना। H+ केवल किससे हार रहा है, जनरली आप कॉपर से ही हरा पाओगे, और अगर मैं OH की बात करूं वो केवल Cl से हारेगा, ठीक है। लास्ट बता दो, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो Cu2+ है, SO4 2- है, H+ है और OH- है। तो कॉपर और H में कॉपर जीता, SO4 और OH में OH जीता, तो ऑक्सीजन गैस। तो आई थिंक आप सभी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। लास्टली एक थ्योरेटिकल सेक्शन है, उसके मैं नोट्स अटैच कर रही हूँ, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा ताकि आपके एटलीस्ट ये आप नोट्स देख लो, इससे ज्यादा CUT में सवाल नहीं आता है, बट स्टिल आप लोग एक बार देख लेना बैटरी वाला जो सेक्शन होता है। तो बैटरी आपके पास सिलेबस में 2 टाइप की है, प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट। प्राइमरी बैटरी वो है जो कि रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी वो है जो रिचार्जेबल है। इन सबके एग्जाम्पल और यूजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ड्राई सेल, लीलांचे सेल या फिर मरकरी सेल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस इनका यूज मैं कहूंगी डेफिनेटली याद कर लेना, रिएक्शन याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं ड्राई सेल की बात करूँ तो ड्राई सेल में कैथोड कार्बन का है, जिंक आपका जो है वो एनोड बना रहा है, चाहो तो याद कर लेना
अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्सरी। CUET में यूजेस आते हैं, बट ये याद रख लेना कहाँ पे यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स में, ठीक है। ऐसे मरकरी सेल आपका बटन सेल होता है, ठीक है, जो आपकी घड़ियों में डलता है, ठीक है, तो वो मरकरी ऑक्साइड और कार्बन से बनता है। वॉचेस में, हियरिंग एड्स में और कैमरा में यूज होता है, ठीक है। ये आपको PDF मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। सेकेंडरी बैटरी वो जो बार बार रीयूज कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल इसका लेड स्टोरेज बैटरी होगा। लेड स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे, ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। कहाँ पे, ऑटोमोबाइल्स में। ये आपका इसका रिएक्शन है जो मैंने डाला हुआ है। अदरवाइज आप इसको देखेंगे कि ये आपके ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में यूज होता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि कहीं ना कहीं आपके फर्श को खराब करता है। ये आपके इन्वर्टर में आपने देखा होगा। देन कम्स निकल कैडमियम बैटरी। इसकी बैटरी लाइफ ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू लेड स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगर मैं बोलूँ तो ये नहीं, सॉरी, इसकी नहीं होती, वो दूसरी है। कैलकुलेटर या पोर्टेबल पावर टूल्स में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। द लास्ट टॉपिक इज फ्यूल सेल, ठीक है। फ्यूल सेल का भी एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है। फ्यूल सेल बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। ये पर बस याद रखना कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है कंबशन ऑफ फ्यूल्स को के थ्रू, मतलब हाइड्रोजन को, मीथेन को, मिथेनॉल को जब कंबस्ट करके जो एनर्जी बनती है वो फ्यूल सेल में बनती है, ठीक है। इसका ऑल्दो मैंने रिएक्शन डाला हुआ है, लेकिन इसकी जो मेन पॉइंट है, इसका यूज कहाँ किया गया था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसको पानी बनाने के लिए यूज किया गया था, ठीक है। पॉल्यूशन फ्री है तो एक अच्छा हमारे पास ऑप्शन है। लास्टली है कोरोजन। अब जितने भी मेटल्स हैं जब उनके ऊपर ऑक्सीजन का लेयर आएगा तो उनको वो कोरोड हो जाएंगे, कोरोजन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका आयरन के ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक सैक लेयर आ जाता है सिल्वर सल्फाइड का, कॉपर पे ग्रीन लेयर आ जाता है कॉपर कार्बोनेट का। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। पहले इसके ऊपर कोई एक ऐसा मेटल डाल दो जो कि ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। दूसरा है आप इसका गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो जैसे जिंक के साथ। तीसरा एक केमिकल्स लाइक बाइसफेनॉल से पेंट कर दो ताकि इनकी सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से बच जाए और इनको हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। सो देयरफॉर आई थिंक काफी हद तक मैंने काफी क्रिस्प रखा है आप लोग के लिए चैप्टर, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो को 2-3 बार देख लो। और पहली बार देख रहे हो तो कमेंट करके बताना, क्योंकि देखो सॉल्यूशंस में काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। सॉलिड स्टेट मैं तुमको करवा चुकी हूँ, अब ये करवा दिया है। अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद काइनेटिक्स होगा, बट कमेंट सेक्शन में येलो हार्ट चाहिए होंगे मुझे अगर तुम लोगों ने रिवाइज कर लिया। बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ रिवीजन काइंड ऑफ थिंग। और बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रही हूँ, और आने वाले हफ्तों में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस है जो तुम लोगों को मिलने वाले हैं केमिस्ट्री के लिए। सो डोंट वरी अबाउट केमिस्ट्री, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, बाकी सब तो आपको पढ़ा ही रहे हैं। सो डोंट वरी एट ऑल। बाकी यू नो कि प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है, प्रतिज्ञा 2.0 12 से मैं इसमें पढ़ाना शुरू करूंगी, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। बाकी जस्ट स्टडी वेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर इसका हिस्सा बनते हो तो टाइम से करना, क्योंकि प्रतिज्ञा 1.0 भी आप उसमें देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। आई एम डूइंग एवरीथिंग जो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। मैं वन शॉट्स की भी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको पेपर से पहले सारे दे दूँ। बाकी मैराथन्स का भी प्लानिंग चल रहा है, फिजिकल ऑर्गेनिक वाला जो है, निचोड़ का भी प्लानिंग है, डोंट वरी एट ऑल। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह सब कर लिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। बस आप कवर अप करते रहिए सब कुछ जो करवाया जा रहा है। सेशन को प्यार दिखाते रहिए, सेशन में अटेंडेंस बना के रखिए, कंसिस्टेंट रहिए और बस पढ़ते रहिए, ठीक है। सो माय गुड विशेस आर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले वन शॉट में। कमेंट करके बताना कितना इंतजार कर रहे हो अगले वन शॉट का, और अगला कौन सा चैप्टर चाहते हो। और बैच में इनरोल करते हो बच्चों तो ये मेरा कोड है, हमेशा इसके साथ आप इनरोल कर सकते हैं, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ माई आर्मी। बाकी आप टेस्ट सीरीज भी अगर लेना चाहते हो तो वो भी आप इसी के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा, और फिर जल्द मिलती हूँ अगले वन शॉट के साथ और प्रवेश में। बाय।